हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज सेट नंबर 21 है। इसके पहले हमने 20 सेट करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने उन सवालों को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएसआई में पूछे जा सकते हैं। मतलब 21 और 17 के एक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं से रिलेट करके हमने इसमें क्वेश्चन रखा है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 3 घड़ियां 12, 18 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक निश्चित समय में वे एक साथ बजती हैं। वे पुनः एक साथ बजें, इससे पूर्व कितना समय व्यतीत होगा? ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब है कि तीन बेल हैं। 3 बेल हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3। ये हर 12 मिनट बाद बजती है, ये हर 18 मिनट बाद बजती है, ये हर 30 मिनट बाद बजती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एक निश्चित समय पर मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, तीनों एक साथ बज गई अभी, लेकिन अब दोबारा कितने समय बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। आपसे यही पूछा है कि वो पुनः एक साथ बजे, उससे पूर्व कितना समय व्यतीत होगा। तो बस आप इनका एलसीएम निकाल लो और आप जानते हैं कि चूंकि ये मिनट में है, किस में है बेटा? मिनट में है, तो जो एलसीएम आएगा वो किस में आएगा? मिनट में आएगा। आप 12 को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 4 तें 12। ठीक, इसको क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18। इसको क्या लिखेंगे? 6 पंचे 30, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 5। जब इनको आप लिखने लगेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ से आप 9 ले लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से आप 5 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे फिर आप? 4 ले लेंगे। तो 4 पंचे 20, दोनों 18, 180 क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। वैसे भी 12, 18, 30, देखो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। हालांकि 12, 18, 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ गया? 180 मिनट। 180 मिनट को घंटे में लिखना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आवर। मतलब अगर तीनों बेल अभी बजी हैं तो 3 घंटे के अंतराल बिताने के बाद तीनों एक साथ फिर से बजेंगे, यही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सवाल तो बहुत आसान है, इसीलिए आसान है क्योंकि आपने इतनी बार इस सवाल को देखा है, फिर भी आपको करके जाने की जरूरत है। इस सवाल में अगर आप ओरली एलसीएम निकाल पाते हैं तो आप सवाल बहुत जल्दी कर सकते हैं। ओरल निकालने का तरीका क्या है बेटा? जैसे एलसीएम निकालना था तो ये तो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बता दिया। ये 12, 18 और 30, ठीक है ना? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30 है। 30 का टेबल पढ़ो, 30 गुना 60, क्या 18 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 30 तेईस 90, 18 पंचे 90 होता है, लेकिन 12 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 चौक 12, 120, 18 के पहाड़े में नहीं आता है। 150, 18 और 12 के पहाड़े में नहीं आता है। लेकिन 180, 18 हम 180, 12 15 180 आ जाता है। तो अगर आपको इतनी आइडिया है, तो इतनी बात अगर आपको पता है तो यहाँ पे 180 मिनट हो गया, इसको 60 से डिवाइड करेंगे 3 घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है कि ये सब करने की जरूरत नहीं। हालांकि आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ये करने की जरूरत, मतलब आप ये ना करके यहाँ तक आप अपना लेवल मेंटेन करके जाओ। ठीक है, चलो। हमारा क्या है, मैं तो आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। कि एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों के बीच 17 का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखिएगा कि इस तरह के लगभग कई शिफ्ट में सवाल आपसे पूछे गए थे। ठीक है ना? एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों के बीच एक जमीन का बंटवारा किया। एक जमीन का बंटवारा, उसने पहले को 25 से 1/4 वर्ग किलोमीटर और दूसरे को पूरे का 3/8 भाग दिया। उसने तीसरे पुत्र को उतनी ही भूमि दी जितने उसने पहले 2 को एक साथ दी थी। तीसरे बेटे का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा है। उसके पास कुल कितनी जमीन थी? ये व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों के बीच एक जमीन मतलब मान लीजिए कि उसके पास टोटल x जमीन थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25 से ही 1/4, इसको क्या लिखेंगे? 25 चौका 100, 101/4, कोई दिक्कत? और कुल जमीन का क्या कह रहा है कि दूसरे को पूरे का 3/8, पूरा कितना है? x है, तो कितना हो जाएगा? 3x/8। और तीसरे को इन दोनों का सम दिया है। इसका मतलब है कि 101/4 प्लस 3x/8। आप यहां पे ये कह सकते हो कि ये क्या है? ये थर्ड लड़के को उसने दिया, ये उसने सेकेंड को दिया, और ये इसने फर्स्ट को दिया है सवाल में। और टोटल कितना था? x ही तो था, x ही तो था। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हर बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 202/4 आ जाएगा। ठीक है ना? प्लस 3 3 6, तो मैं प्लस लिखने के बजाय मैं उधर जाऊंगा तो मैं ये कह दूंगा कि x - 6/8 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x/8 आ जाएगा। ठीक है ना? 2x/8 आएगा, तो यहीं से 4 2 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू ही तो निकालना था। तो कितना हो जाएगा?
202 वर्ग किलोमीटर, कितना आ गया, वर्ग किलोमीटर आ गया। 17 के पेपर में ऐसे कई शिफ्ट में सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं था, जैसा उसने कहा मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 202 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा कि सतीश और विशाल की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 7:4 है। इस सतीश की बचत उसकी आय के 30% के बराबर है। ठीक है, तो विशाल की बचत कितनी है, आपसे सवाल में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सतीश और विशाल की आय का अनुपात क्या है। अक्सर इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ ही लेता है कि सतीश, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सतीश, और देखो पहले ये जानो कि इनकम जो होती है किसी व्यक्ति की, जो आय होती है ना, इनकम इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर प्लस किसके होता है बेटा, सेविंग। आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। आपने अगर 100 रुपये कमाया तो अगर 40 रुपये खर्च कर दिया, 60 आपने क्या किया, बचा लिया। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान समझिएगा, सवाल बहुत आसान है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सतीश है, क्या होता है बेटा, सतीश है एक, दूसरा कौन है, दूसरा विशाल है। कौन है, विशाल है। ठीक है, इनकी जो आय का अनुपात है ना वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 5:3 है। थोड़ी बात समझिए। और इनके जो खर्च का व्यय अर्थात खर्च का जो अनुपात है ना वो कितना है, 7:4 है। ठीक, मैं चाहूं तो यहाँ पे 0 बढ़ा दूं। क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने कहा कि सतीश की बचत उसकी आय के 30% के बराबर है। तो 50 का 30% क्या हो जाएगा, ये बचत का रेशियो लिख दूंगा। तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मैं क्या करूं कि 15 में क्या जोड़ दूं, 50 हो जाए। तो 35 जोड़ दूं, तो मुझे इतना पता है कि मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरी बात ध्यान समझना, 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 से 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी मैंने 5 से गुणा कर दिया और यहाँ भी मैंने 5 से गुणा कर दिया। देखो ध्यान से, हालांकि ये बात तो आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया 20। ठीक, और ये क्या हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ, ये हुआ कितना, 35 हो गया। तो ये हो गया 20। ठीक है, ये कितना हो गया, 35, और ये क्या हो गया, 20। आप मुझे बताओ कि 35 और 15 क्या हो गया, 50 हो गया। तो अगर विशाल की इनकम 30 रुपए है, खर्च 20 करता, तो सेविंग कितना करता है, 10 करता है। तो कह रहा है कि विशाल की बचत कितनी है, इसका मतलब है कि 30 रुपए कमाता है और 10 बचत करता है। ठीक है, परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 कटेगा, 1/3, 33 हम लोग 3 मतलब 33 से 1/3% होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो आपने पूछा है कि 400 का 130%, 13 चौको 52, 520 होता है, यह सही है। 540 का 95%, अरे भाई मतलब आप जानते हैं कि 100% थोड़ा कम है। तो 540 से थोड़ा सा कम होगा, 5103 नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल और केवल फर्स्ट सही है। आपसे पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक घोड़ा पहाड़ पर चलने की तुलना में 60% तेजी से उतरता है, तो 60% तेजी से नीचे उतरता है। ठीक है ना, यदि एक तरफा रास्ता की तय की जाने वाली दूरी 180 किलोमीटर है और नीचे उतरने का समय 180 मिनट है, तो प्रति घंटे ऊपर चढ़ने की गति ज्ञात करें, क्या होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझो कि जब वो चढ़ रहा है फिर उतरेगा, तो सीधी बात उतरेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो यही सवाल में कह रहा है। लेकिन आपसे पूछा है तो प्रति घंटे ऊपर चढ़ने की गति ज्ञात करें, तो लेकिन ये भी पता है कि वो चाहे कह रहा है कि एक तरफा, मतलब कि वो आप चढ़ेंगे तब भी 180 जाएंगे, उतरेंगे तब भी 180 जाएंगे। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आप पहले जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम और स्पीड का उल्टा अनुपात होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक घोड़ा पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में तेजी से उतरता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि चढ़ना और उतरना, ध्यान से समझना। ठीक, 60% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 23 60 और 20 25 100। ठीक, 20 25 100, इसका मतलब चढ़ने की तुलना में तेजी से उतरता है। तो चढ़ता 5 की स्पीड से है तो उतरता कितनी स्पीड से, 8 की। ये क्या है, ये बेटा उनकी स्पीड है। तो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का अनुपात 8 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 180 किलोमीटर क्या है, सॉरी 80, हाँ 80 किलोमीटर उसको क्या करना है,
ऊपर चढ़ना है तो हमें क्या करना है कि उसकी स्पीड अगर हम निकाल लें सवाल हमारा बन जाएगा। मतलब कहने का है सवाल स्पीड ही पूछा, हमें टाइम निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे उतरने का समय 180 मिनट है, तो नीचे उतरने का समय 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है 180 है। तो 36 पंजे कितना होता है 180 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36। जो कुछ भी आएगा मैं कहूँगा कि मतलब कहने का है कि वो स्पीड 5 की स्पीड से चढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको 8 गुणे 36, क्योंकि क्या लगेगा ये मिनट है तो बेटा मिनट में आएगा। किस में है मिनट में, ये भी मिनट में होगा। इसको आवर में करने के लिए मैं क्या करूंगा बदल दूंगा क्योंकि वो किलोमीटर में है, ठीक है ना। तो 12 तेईस 36, 12 पंचे 60, 8 त्रिक 24/5, ये क्या हो गया यही तो टाइम हो गया। तो इतनी दूरी जाना है तो 24/5, 24/5 को मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड निकल के आ जाती है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा, ठीक है ना। तो 12 दुनाई 24 और 12 15 क्या होता है 115 बजे 75 का आधा कितना होगा 37.5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या सवाल बहुत कठिन था क्या? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कंसेप्ट आपको पता हो, सवाल आप सेकंडों में निकाल पाएंगे, ठीक है ना। फिर भी मैंने एक एक सवाल आप सीखते चलिए आराम से, ठीक है ना। आप कंसेप्ट बनाते चलिए, आप मॉक जितना ज़्यादा देकर जाएंगे उतना ही फायदा होगा। आप अभी जितने एग्जाम नज़दीक आ गया आप पढ़ाई को उतना फोकस मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप कंसेप्ट पे जाइए, क्लियर करिए। ये नहीं कि आप बार बार थ्योरी ही रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज तो कर लें, ऐसे भी सवाल हैं, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे एग्जाम में, मैं मानता हूं कि आपको आता है, फिर भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास वहां पे जो वहां का जो टाइम होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। वहां आपके पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा सोचने का। अगर सोचने बैठो तो छूट जाएगा। मतलब सवाल पढ़ाने दिमाग में तुरंत आ गया, और कब आएगा जब आप कई बार लगाए रहोगे, ठीक है ना। मतलब सवाल पढ़ते ही आधी लैंग्वेज पढ़ा नहीं कि सवाल समझ में आएगा, अच्छा ये है, ठीक है। तो ये कब होगा जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसीलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक वस्तु को लागत मूल्य पर, है ना, एक वस्तु को लागत मूल्य पर 260% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को स्थिर रख के लागत में 80% की वृद्धि होती है ना, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मतलब कहने का है कि आपसे लाभ पूछा है और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक। लेकिन ये भी कह रहा है कि विक्रय मूल्य को क्या किया जाए, मूल्य को स्थिर रख के लागत में 80% वृद्धि की जाए। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि इसको लागत पर 260% के लाभ पर बेचा जाता है, 260% को मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, तो मतलब वस्तु की सीपी कितनी थी, सीपी अगर 10 थी, ठीक है ना, तो एसपी कितना हो गई 26 अधिक हो गई, इसका मतलब वो 36 में बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को स्थिर कर दिया जाए और इसको वृद्धि कर 80% वृद्धि करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब कहने का कि सीपी 18 कर दिया जाए। तो आप बताओ नया लाभ कितना, पहले उसको 18 लाभ होता था, मतलब 26 लाभ होता था, अभी कितना है 18। कह रहा है कि नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात, इसको तो स्थिर कर दिया, तो नया लाभ कितना है 18 है, सॉरी 18 नहीं है, नया लाभ 18 में आपने बेचा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि लागत में 80% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 10 का था और 10 का 180% कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब लागत 18 हो गई, तो अब मुझे बताओ, कह रहा है कि नए लाभ, है ना, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो क्या होगा। तो नया लाभ कितना है 18 की चीज 36 में बेच रहा है, तो 18 का लाभ हो रहा है। अभी पहले कितना था, है ना, नया लाभ ये हो गया, और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य कितना है 36 है, तो आप कहेंगे 18 एकम 18, 18 दूना 36। सो ऑप्शन 1:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं है। उसने ये कहा है कि एक जो वस्तु है उसको लागत से 200% अधिक प्रॉफिट पर बेचा जाता है, इसका मतलब 10 रुपए की चीज 36 रुपए में बेची जाती है। वो कहता है कि अगर एसपी को फिक्स कर दिया जाए और सीपी को 18% बढ़ा दिया जाए, तो 10 का 18% मतलब 80%, और 10 का 80% मतलब 180 बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो आप ये जानते हैं कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो उसने पूछा है तो नया लाभ पहले, अब बताओ, पहले तो उसको जो लाभ मिलता था बात खत्म, छोड़ो, पहले से मतलब ही नहीं है। अभी 18 की चीज 36 बिक रही है, तो लाभ कितने को हो रहा है 18 का। नया लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा, विक्रय मूल्य तो 36 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1:2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंबल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है और इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार ने कंबल को 180 रुपये में बेचा।
कंबल का अंकित मूल्य कितना है? अच्छा सवाल है ना। आप चाहें तो आप ये बताइए कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। ये 25% क्या है? ये मार्कअप परसेंटेज है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर वस्तु की सीपी कितना है, 100 है, ठीक है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? एमआरपी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 125 बनेगा, तो दिक्कत 125 बन जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसका मतलब ये है कि वस्तु कितने बिक गया? 88% बिक रही है। तो 125 का 88% जो होगा, तो 88% तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 22 पंजे 110 हो गया। कितना आ गया बेटा? 110 आ गया। इसका मतलब 100 रुपए की चीज 110 में बेची जा रही है। कह रहा है 12% छूट के बाद दुकानदार ने कंबल को 180 रुपए पर बेचा, तो कंबल का अंकित मूल्य कितना है? आपसे ये पूछा गया है। कितने बेचा? 180 रुपए में बेचा। तो यहां पे हमें ये पता चल जाएगा 180 रुपए नहीं, 180 लाभ पर बेचा। कितना? 180 रुपए में नहीं बेचा। अगर 180 रुपए में बेचा होता तो 110 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 180 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 125 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा इंटीजर में आएगा ही नहीं बेटा। तो 12% छूट के बाद दुकानदार ने कंबल को 180 रुपए लाभ पर बेचा है बेटा। यहां पे सवाल में दिक्कत है। 180 रुपए यहां लिख देता हूं, लाभ पर बेचा। अब पता चल जाएगा, देखो कैसे। 100 रुपए की चीज 110 में बेची गई, आप कहेंगे यस सर बेचा गया। तो बताओ लाभ कितने का हुआ? 10 यूनिट का हुआ। वो 10 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे 180 है, ठीक है। आपसे कंबल का अंकित मूल्य पूछा है, तो कंबल का अंकित मूल्य कितना है? 125 है। यहां से कट करेंगे तो 18 पंचे 90 के, शून्य हासिल 9, और 18 दूनी 36, 4 40, 5 45, 50 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन 50 है, वही बनेगा, ठीक है ना। 18 दो 36 और 9 45, और 18 कम 18, 4 कितना हो जाएगा? 22, 2250 रुपए आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको यहां पे ध्यान देने की, मतलब कह रहा है कि एक कंबल को 100, अगर भाई 180 रुपए में बेच रहा है, तो यहां सीधी सी बात है, कैसे पता चल गया कि 110 की वैल्यू 180 है? ये कटेगा नहीं, इंटीजर में आएगा ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। 180 रुपए लाभ पर बेचा, तो कंबल का अंकित मूल्य ऑप्शन 2250 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि समान आयतन की 2 टंकी तेल ग्रेड ए और ग्रेड बी के मिश्रण से भरी हुई है। पहले ग्रेड, ध्यान देना कि की पॉइंट क्या? समान आयतन। पहले में ग्रेड ए और ग्रेड बी का अनुपात 5:8 है, चलो ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि दूसरे में यह 7:19 है। यदि इन दोनों टंकियों को एक बड़ी टंकी में डाला जाता है तो ग्रेड ए और ग्रेड बी की परिणामी अनुपात क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। मतलब कहने का है कि एक टंकी है जिसमें 2 प्रकार, ग्रेड और ग्रेड बी, 2 प्रकार के, मतलब ये कह सकते हो कि लिक्विड है जो मिलाए गए हैं उनको। तो आप ये कहोगे कि दोनों के आयतन समान है, तो मैं ये कहता हूं कि 8 5 कितना होगा? 13 बन जाएगा। और ये कितना है? 13 9, मतलब कि 9 7 19 7 कितना बनेगा? 26 बनेगा। कितना बनेगा? 19 7 26। लेकिन आयतन बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसको बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 26 से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10:8 हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेड ए पहले कितना है? 10 है, बाद में कितना हो गया? 7। तो 10 7 कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा, ठीक है। जब आयतन समान है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 16 बनेगा। ये वाला कितना बनेगा बेटा? 16 बन जाएगा। ये 16 है और ये 19 है। 9 6 15 के 5, एक ही ऑप्शन है, तो आप कहेंगे 35। 16 और 19 कितना बनेगा? 35 बन जाएगा। 9 6 15 के 5, 2 1 3, ठीक है ना। 1 1 2 1 3। तो 17:35 कहने का मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो बताएं। आपसे सिर्फ सवाल में ये पूछा, इतने बड़ा सवाल था, बस कुछ नहीं। और आप देखिएगा कि लगभग यूपीएससी 17 में इस प्रकार के बहुत बार आपसे प्रश्न पूछे गए। एक बर्तन है, इसमें ग्रेड ए और दोनों 2 बर्तन है, ऐसा कह दो कि इसमें मिक्सचर भरा है, इसमें मिक्सचर भरा है। तो ग्रेड ए और बी इसमें भी है और ए और बी इसमें भी है, लेकिन दोनों के आयतन समान है। यहाँ पे कितना था बेटा? यहाँ पे 5:8 था, ठीक। और यहाँ पे 7:19 था। ये बराबर किसके? 26 के है। और ये कितने के? 13 के है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए 26 2 से मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया? 10 हो गया। और ये क्या हो गया? 16 हो गया, ठीक है ना। और ये तो आपका 7:19 रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को मिलाएंगे, जब आयतन समान है तो डायरेक्ट यूनिट जुड़ जाती है। तो 10 7 17 है ना, 16 19 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। पर इतना करने की जरूरत थी क्या? आपको एग्जाम में ऐसे सवालों में यही सारी चीजें आपको सीख के जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
और मैथ में आपको 40 में 40 मार्क लेकर आना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म करीब 15 लाख के आसपास पड़े हैं और वैकेंसी कितनी है, 5000 से कम ही कम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा, कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को, क्या, उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 11 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले आपको पूरा काम पता चल जाए, महिलाओं की क्षमता पता चल जाए, तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल पाएंगे। मतलब कहने का है कि ये 5 महिलाएं, अगर एक महिला की क्षमता W है, एक पुरुष की क्षमता M है, तो 5 पुरुष हैं, तो 5M प्लस 8 वुमेन एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि कह रहा है कि 3 मेन प्लस 7 वुमेन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20, 7 पचे 35, सॉरी 5 नहीं 15, तो 15 और 20 का जो डिफरेंस होगा 5M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 7 पचे 35, कितना आ जाएगा, 3 वुमेन आ जाएगा। तो मेन और वुमेन की जो क्षमता का अनुपात है ना, वो कितना आ जाएगा, 3/5। मतलब आदमी की जो क्षमता है वो 3 है और औरत की जो क्षमता है, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनकी क्षमताएं कितनी है, 5 हैं। कुल वर्क निकालेंगे तो आप ये समझिए कि जो कुल काम होगा, अब बताओ कितना होगा। तो बस आप इनकी क्षमता लिख दो, तो आप कहेंगे 5 गुणे 3 मतलब कि 15 प्लस 8 पंच 40 मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। इसी कुल काम को करने के लिए 11 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 5 है, तो 11 महिलाएं 55 काम करेंगी। तो 55 और 40 15 क्या होता है, 55 हो जाएगा, सो 12। इसका मतलब है कि 12 दिन आ जाएगा। तो मतलब कहने का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर भी एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। चलो, 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों को जितना काम करती हैं। 5 पुरुषों और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक काम जारी रखा। उसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। क्या 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब मेरी बात ध्यान, 18 पुरुष एक कार्य को 14 दिन में, अगर ये कह दें कि अगर एक आदमी की क्षमता कितनी है, M है, तो 18 की 18 M हो जाएगी। अगर काम करें 14 दिन तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं कहता हूं यही क्या मिलेगा मुझे, कुल काम मिल जाएगा। तो कुल काम कितना है, 18M गुणे 14। ये आप मन में भी ये बात लिख सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्यों, अब देखो मेरे 3 महिलाएं और 2 पुरुषों ये जितना काम करती हैं, तो 3 वुमेन, मतलब कह रहा है कि 3 वुमेन 2 पुरुषों के बराबर काम करते हैं। तो वुमेन और मेन का जो अनुपात होगा वो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब महिलाएं 2 काम करती हैं और पुरुष 3 काम करते हैं। यहीं से आप चाहो तो लिख लो कि 18 3 54 है ना। आदमी की क्षमता कितनी, 3 निकल आ गई, 18 3 54, 54 गुणे 14 करूंगा, 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, 14 पंजे 70, 5 75, कितना हो जाएगा 75। मतलब टोटल वर्क कितना, 756 है। आगे क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक, मतलब कहने का है कि 5 आदमी और 6 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 4 दिनों तक काम करना जारी रखा, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना काम करेंगे जरा ये बताओ। तो आदमी की क्षमता कितनी, 3 है, तो 5 3 15 और प्लस 6 दुनाई 12, 15 12 27 और 27 चौका 27 कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 मतलब कहने का है कि 756 में से 108 काम कर दिया। 16 में से 8 गया 8 4 6, 648 काम क्या बचा, शेष बच गया। शेष क्या है, यही तो काम है, 648 कह रहा है। इसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। मतलब पहले कितने थे, 5 थे, तो अभी कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 आदमी और 6 महिलाएं उसी शेष काम को करेंगे। कितने दिन में कर पाएंगे, तो पहले बताओ एक दिन में कितना करेंगे ये सब। तो मैं कहूंगा कि 8 3 कितना हो जाएगा बेटा, 24 प्लस 12 है ना, तो कितना बनेगा, 36 बन जाएगा। यही 648 काम करना है इनको, कितना 648। कार को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया। तो आप मुझे बताइए, 4 दिन तो आपने यहाँ काम किया, ठीक। अब आगे देख लो कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 648 है, कितना 6, तो आप
12 त्याई 36, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 3 18 54। तो 18 दिन इधर काम हुआ, शेष काम, और 108 काम कितने दिन हुआ था? 4 दिन में हुआ था। इसका मतलब 18 4 22, टोटल 22 दिन आ गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, मतलब आप ये चीज़ तो आप सेकेंडों बना लेंगे, बस आपको यही लिखना, सावधानी पूर्वक करने की जरूरत थी, बाकी कुछ करना नहीं था। आगे चलते हैं कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए यह 10% वार्षिक, और 6 साल से अधिक की अवधि के लिए यह 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,358.60 मिलते हैं तो उसने कितना धन निवेश किया था? इसका मतलब है कि ये ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक, तो कितना हो जाएगा? जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 8 तो नहीं 16%, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 10%, तो कितना हो जाएगा? 40% होगा, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि और 6 साल से अधिक की अवधि के लिए 12%। इसका मतलब 4 2 6 3, 9 वर्ष बाद किया है तो 3 वर्ष बचा, 12 3 क्या हो जाएगा? 36%। कह रहा है कि बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना मिला। इसका मतलब ये हो गया कि 40 30 70 80, 80 12 92, 92% की वैल्यू कितना है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है कि 18,358.60 है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कितनी धन राशि निवेश किया था, जो भी प्रिंसिपल अपने आप में होगा 100% होगा, तो 92% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट से दोनों जीरो कट जाएगा। अब 92 का पहाड़ा पढ़ोगे, 92 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 92 दूना 184 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब ना तो आंसर ये बन सकता है और ना ही ये बन सकता है। लास्ट में यहाँ जीरो है, कट रहा है। जिस हिसाब से आंसर आया है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये कट रहा है। आप बताओ 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, जीरो कब आता है? जब आप कहेंगे सर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाते रहिए। जैसे मैंने ये कहा कि मैं 2 का पहाड़ा कब पढ़ूं कि लास्ट में जीरो आ जाए, तो 2 पंचे 10 है ना, 2 दहाम 20, ठीक है ना। तो जीरो तो है नहीं कहीं, और 2 दहाम 20 10, मतलब 10 बार थोड़ी जाएगा, तो 5 बार लास्ट में जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसका 5 होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आजकल एग्जामों में ट्रेंड है, अगर इन चीज़ों को आप सीख के नहीं जाएंगे तो आती है। बताओ इस सवाल में था कुछ क्या? कुछ तो नहीं था, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम खा जाएगा। आप 4 से कट करिए, 4 से कट होगा, फिर 23 आएगा, फिर 23 से कट करिए, 23 का पहाड़ा पता होना चाहिए। फिर इतना करने की जरूरत क्या है? अगर इतना करने चले गए तो पेपर छूट ही जाएगा, करना ही नहीं है। आगे चलते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 1 सहित 2 बटे 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे ये पूछा, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, क्या है? कोई प्रिंसिपल है, रेट वही, मतलब कि 10%, ठीक है ना। रेट क्या? 10%, और टाइम कितना है? 3 एकम 3 2 5 बटे 3, 5 बटे 3 इंटू क्या है? अपान 100 इज इक्वल टू जो आएगा वही सिंपल। आपसे यही पूछा है। इस मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल अगर मिल जाए तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है ना? 10 बचे 50 दूना 100, मेरी बात है, 3 दूना 6, कितना? 6। प्रिंसिपल जो कुछ भी होगा, मतलब 3 और 2 से वो कट रहा होगा। खैर ये बात है तो बेसिक सी बात हो गई, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत थी। इसका मतलब ये अब आपको आइडिया लग गया सवाल पढ़ते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए, कीवर्ड ढूंढना है ना। तो आप बताओ कि 10% की दर से अगर एनुअली कंपाउंड किया गया और हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया तो उनका जो अंतर है ना वो 88.88% है। आपको पता है कि 10% अगर रेट क्या है, अगर रेट 10% है, ठीक है ना, और टाइम 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1 ईयर का वो 10% ही होगा, ठीक है ना। वो कितना होगा? 10% ही होगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? 2 टाइम का निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे 100, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 5 5 10 बटे 25, तो क्या हो जाएगा? 10.25%। इसका मतलब है कि अंतर कितना आ गया? 0.25%। यही 0.25% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कि 88.80 है।
प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100% की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से इसको कट करूंगा, 25 चौका 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 4 × 32 के 2 हासिल 3, और 4 × 32 3 35 के 5, 4 × 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35,520 इसका मतलब प्रिंसिपल था। कुछ मत करो, यही 35,520 प्रिंसिपल यहाँ पे उठा के पुट कर दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 35,520 गुणे 10 गुणे 5 बटे 3 गुणे 100, कुछ नहीं करना है, यही जो वैल्यू आई वही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं 520 है, ये 2 जीरो यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। 5 5 10 3 13 2 15, 3 का मल्टीपल है, क्या है 3 का, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 5, 3 8 24, 1 25, 3 चौक 12, 1184 गुणे 5 है, तो 5 चौक 20 के शून्य, लास्ट में जीरो आएगा, ठीक है, 11 5 55, इसका मतलब है कि 5500 से ऊपर आंसर आएगा और लास्ट में जीरो आएगा। चलो 1184 गुणे 5 करूंगा, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 40, 2 42, कितना आएगा लास्ट में 20 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे 20 आएंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आसान था कि नहीं? ये बात तो आप ओरल कर सकते थे ना, इतना कि 10% की दर से 1 साल का 10%, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा 5 5 का सक्सेसफुली 5 5 10 प्लस 25/100 0.25 आ जाएगा, मतलब 0.25 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते थे 88.80। 100% की वैल्यू आपने निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, कट कर दिया, सीधे आ गया। पूरा नहीं करना है, देखना है यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट पे मैंने फोकस किया, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या थी, सेम थी। मुझे ये भी पता चल गया था कि जीरो ही आना है, तो ये आंसर बन नहीं सकता था और ये आंसर बन नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 वर्ष के अंत में 50,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 4,000 रुपए है, तो समान अवधि के लिए समान दर पर राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेट निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल भी पता है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, रेट पता चल जाए और टाइम भी पता है, बस आपका सवाल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 50,000 रुपए पर 50,000 रुपए पर 4,000 ब्याज मिला, कितने 2 वर्षों में, ठीक है ना, 2 वर्षों में 50,000 रुपए पर 4,000 ब्याज मिला 2 वर्षों पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे क्या निकालना, रेट निकालना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 5 गुना 10 करूंगा तो 10 चौको 40 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, रेट 4% आ गया। कितना आया, 4% आ गया। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है कि कैसे आया, तो आप लगा लीजिए फार्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4% आ गया, उसने कहा है कि समान अवधि के लिए समान दर पर, है ना, समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो मतलब कहने का है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 ईयर का, तो 50,000 का 4% की दर से 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे। तो मैं इसको ऐसे न लिखूं, मैं ये कह दूंगा कि 4 + 4 + 4 चौक 16/100, इसका मतलब है कि 8.16 आ जाएगा परसेंट। मतलब कहने का है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 50,000 का 8.16% होगा, ठीक है ना। और 16% का मतलब ये 10 से कम है। अगर मैं कह दूं कि 10% की वैल्यू 5,000 है, 5,000 से कम आएगा, जो कि सारे ऑप्शन हैं एक छोड़ के, ये तो कभी आंसर बन नहीं सकता। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। लेकिन अरे भाई 100% की वैल्यू कितना है, 50,000 है, 10% की वैल्यू 5,000, लेकिन 10% थोड़ा कम है, 5,000 से थोड़ा कम रहेगा, कौन सबसे बड़ा नंबर इसमें होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कुछ मत करो, आप ऐसे 100 लिखो, इस पॉइंट से ये 2 जीरो उड़ाओ और इन दोनों से इन दोनों को खत्म करो, तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 45 4,080 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे भाई 5 × 816 करेंगे तो 8 × 45 4,000, 16 × 85 4,080 आ जाएगा। क्लियर है बात? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए, ऐसे भी सवाल आपके पेपर में बहुत 17 में तो लगभग शिफ्ट में पूछे ही गए हैं सवाल इस प्रकार के, कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं। उनकी क्रमशः 110 km/h और 140 km/h की चाल है, ठीक है ना। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगी? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि दोनों वाराणसी से लखनऊ के लिए चल रही हैं, ठीक है ना। अब एक ट्रेन चली पहली वाली, उसकी चाल कितनी है? तो आपने कहा उसकी चाल 110 km/h है।
तो ये चली 11 बजे 11 AM पर, और ये कितनी चली 11:30 पे। इसका मतलब है कि जब ये यहाँ पहुँचेगी तो चूंकि इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो बात ये मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये बात आपने मन में भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान कर सकते हैं और करना भी है, ठीक है। तो जब 1 घंटे में का मतलब क्या हुआ, 110 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 110 किलोमीटर जाती है। तो जब ये वाली चलेगी तब तक पहली ट्रेन 55 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होगी। इसका मतलब अब यहाँ से दोनों सेम चलेंगे, लेकिन दोनों की चालें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आप कहेंगे यस सर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसका मतलब इसी 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वो कि डिस्टेंस अपान क्या है, स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है कि इतने टाइम बाद दोनों क्या कर रहा है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। इतने टाइम बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको ये आवर कह दूंगा। इतने घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी तो सही है, मतलब इतने घंटे बाद जो ट्रेन चली है 11:30 पे, वो पहली ट्रेन जो 11 पे चली उसको क्या करेगी, वो टच कर लेगी, पकड़ लेगी, छू लेगी, कुछ भी कर लेगी, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी, तो भाई इनकी चाल कितनी है, 140 है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड टू टाइम। स्पीड पता है और टाइम क्या है, 55/30 है, ठीक। तो 5 11 55 और 5 6 30 हो गया, ठीक है बात। कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, 140 है तो 5 11 55 5 6 30, हाँ ठीक है, 55 गुना 110 तो 140। और इसको आप क्या लिखेंगे, 6 कम 6 है ना, 5 11 6 5 11 बटे का क्या हो जाएगा 6। तो मतलब कहने का कि 140 तो बनेगा ही बनेगा, 140 तो बनेगा ही बनेगा। और 14 पंचे 70 क्या, या ऐसे कर दूं इसको, मैं इससे कट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 7 पंचे 35 350 बटे 3 आ जाएगा, या 14 पंचे 70, चलो लिख देता हूँ 700 बटे 6 हो गया, 2 6 और कितना हो गया ये 350 बन गया ना, 350 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बस हो जाएगा यहीं पे। इसको क्या लिखो, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, ठीक है ना। 2 5 3 6 18 2 20, तो 116 सही यहाँ पे क्या आएगा, आप जो निकालें दूरी 116 सही 2/3 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप दोनों ऐड कर लीजिए बेटा, 140 को ऐड कर लीजिए और 116 सही 2/3 को ऐड कर लीजिए, तो आंसर तो वही आएगा जहाँ 2/3 होगा, तो या तो ये होगा या, लेकिन लास्ट में 6 आएगा। 140 116 क्या बनेगा, 256 सही 2/3 किलोमीटर आ गया, किलोमीटर आया। मतलब कहने का कि वाराणसी से लखनऊ की तरफ जब जाएंगे तो 256 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या करेगी, एक दूसरे को मिलेंगी। कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो यह बता दूंगा कि 55/30 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक समभुज मतलब कि कोलैटरल जो ट्रायंगल है कि माध्यम की लंबाई, माध्यम मतलब हाइट की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आप कहते हैं सॉरी √3/4 भुजा स्क्वायर, इसको ना लिखता हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई जो होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो √3/2a होती है, √3/2a होती है। ऊंचाई दे रखा है 12√3 दिया है ना क्वेश्चन में, यस। और यहाँ पे √3/2, हमें सिर्फ a चाहिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, √3 से कटेगा तो ये इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितना मिलेगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितना आएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतना तो मुझे पता है। अब मुझे पता चल गया कि ये √3/4 और इसको मैं 24 गुणे क्या लिखूंगा, 24 लिखूंगा। आंसर तो वही होगा जहाँ पे √3 आएगा। मैं कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कहूँगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुछ नहीं करूंगा। अगर आप कट करना चाहो 6 चौको 24, 24 छक्का 144 √3 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन पे क्वेश्चन के साथ नजर हमेशा दौड़ाने की जरूरत है। आपने सवाल पढ़ा, सवाल को माइंड मेकअप किया, एक बार में सवाल को अच्छे से समझ लो, ऑप्शन की तरफ दिमाग लगाओ
और देखो कि यूनिट डिजिट लग रहा है क्या कहीं, या कुछ जो भी है, तो आप जब देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। ये अपने अंदर इसको डालना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कितने वर्षों में जारी किए गए वर्ष बीजों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना से अधिक थी। चलो ठीक है, मतलब जारी किए गए बीजों की संख्या इधर देखा, मतलब 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कहने का है कि 11 में 5000 था तो 12 में 6000 है, 13 में 2000 है, 14 में 1000 है। आपसे पूछा है कितने वर्षों में जारी किए गए वर्ष बीजों की संख्या से पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी। तो आप बताओ, यहाँ तो नहीं है, मतलब पिछले वर्ष 11 की तुलना में 12 में क्या है, अधिक है। लेकिन 13 में 12 की तुलना में क्या है, कम है। और क्या है, 14 में 13 की तुलना में यहाँ भी कम है। लेकिन 15 में 14 की तुलना में क्या है, अधिक है, ठीक। लेकिन 2016 में 15 की तुलना में क्या है, कम है। इसका मतलब दो ऐसे वर्ष हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 2016 में जारी किए गए वर्ष बीजों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम थी, ठीक है, कितनी कम थी। 16 में जारी किए गए वर्ष बीजों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने % कम थी। आप मुझे बताओ 16 में कितना जारी किया गया, तो आप कहेंगे सर 3000, और पिछले वर्ष 15 है तो 15 में कितना था, 4000 था। 4000 से कितना कम है ना, पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष कौन था, 15 था, तो 4000 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1000 कम है। परसेंट में आपसे पूछा है तो 1 2 3, 1 2 3 और 4 25 क्या हो जाएगा, 100 आएगा। इसका मतलब है कि 25% की कमी है 2000 कब, 16 में 15 की तुलना में, जो बीजों को जारी करने की, मतलब कि जारी किए गए बीजों की संख्या में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 2012 से लेकर 15 तक कुल कितने बीज जारी हुए, ठीक है। 12 से लेकर 15 तक कुल कितने बीज जारी हुए, मुझे बताओ कि 12 से लेकर 15 तक, तो यहाँ पे 12 में 6000, फिर 13 में 2000, 14 में 1000 और 15 में 4000, इतने जारी किए गए। आप जोड़ लो, 6 2 8, 1 9 4 13, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है, घबराना नहीं है। जब पेपर में ऐसे डीआई के सवाल आप आएंगे, चाहे वो बार डायग्राम को, चाहे लाइन डायग्राम को, चाहे पाई चार्ट के हो, ठीक है ना, आप सवाल को पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से बन जाएंगे। इवन मुझे लगता है कि वहां से कम समय लगने वाला है। फिर आगे आते हैं कि कह रहा है कि यदि किसी लंबित बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो उनके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो बेलन का आयतन पहले कितना था, अब कितना है। तो जब भी ऐसा सवाल है आप इनका रेशियो ले लो। तो चूंकि बेलन का जो आयतन की बात अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा पहले, और क्या कहूंगा, बाद में क्या है, आयतन है। तो आप मेरी बात ध्यान से, पाई r1² h1, और ये क्या है, पाई r2² h2। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या 10% कम हो जाती है, 10% का मतलब 1/10 कम हो गई। पहले 10 थी, 10 का स्क्वायर 100 थी, बाद में 9 9 कितना हो गई, 81 हो गई। ऊंचाई में 20% बढ़ जाती है, तो पहले 5 थी तो बाद में कितना हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो ये 500 से कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 8 6 48, मतलब कि 6 कम 6 6 8 48, 86 हो गया। 14 की कमी आ गई, 500 से 14 की कमी आ गई। कितना, 500 में 14 की कमी आ गई। परसेंट में निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 14/5, मतलब कि 5 दुनाई 10, 5 8 40, ठीक है ना। 14 की 2.8% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे वृद्धि है, ध्यान देना। 500 से कितना हो गया, 486 हो गया उसके आयतन में। ये क्या है, ये आयतन है। 2.8% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन क्लासों के लिए लगातार हमारे साथ अब बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।